कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आया हूं। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप सबको उन पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि वो पॉइंट मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम में बताऊंगा कि एग्जाम में इन पॉइंट से रिलेटेड इन सब्जेक्ट के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो पॉइंट्स आपको बड़ी सावधानी से अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एयर इंडिया वन वायुयान चर्चा में है। भारत ने किस देश से खरीदा है? हाल ही में भारत ने एयर इंडिया वन वायुयान खरीदा है। बच्चों ये किस देश से खरीदा है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये कौन से देश से खरीदा गया है। रूस से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है, अमेरिका से खरीदा है या फिर जापान से खरीदा है? जल्दी से बच्चों इसका आंसर दो। तो मैं आपको बताना चाहूं जो ये वायुयान खरीदा है हिंदुस्तान ने कौन से देश से खरीदा है? अमेरिका से खरीदा है। इस वायुयान के अगर नाम की बात करना चाहूं तो इसका नाम है B777। क्या नाम है? B777 इसका नाम है। इसे बनाने वाली अगर कंपनी की बात करना चाहूं तो इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है? बोइंग। इसे बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? बोइंग कंपनी है ये। और ये हमने अमेरिका से खरीदा है और अमेरिका से खरीद के अब इसको कहां पर रखा है भाई? नई दिल्ली में रखा है। और इस वायुयान को जुड़ाने का काम किया किसने किया? भारतीय वायुसेना के पायलटों ने किया। भारतीय वायुसेना के पायलट के द्वारा यह वायुयान उड़ाया गया। ये वैसे मैं आपको बता देना चाहूं नॉलेज के लिए, जुलाई में आने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये लेट हो गया और अब जाके हिंदुस्तान पहुंचा है। कौन सा यान भाई? B777। क्लियर? तो ये वायुयान खरीदा है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी हिंदुस्तान के जो वीआईपी लोग हैं। वीवीआईपी का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी हिंदुस्तान के जो वीवीआईपी लोग हैं उन लोगों के लिए, दौरों के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए यह विमान खरीदा गया है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आपको मैं कुछ, अगर राष्ट्रपति की बात आई गई है तो कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा। जिस तरह राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन क्या बनते हैं, जिस तरह भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी जगह कार्यकारी कौन बने थे बच्चों? वीवी गिरी। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी जगह कार्यकारी कौन बने थे? बीडी जती। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो हिंदुस्तान की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनने का श्रेय किसे दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्रतिभा सिंह पाटिल को बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो हिंदुस्तान के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा और बात करना चाहूं तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। इसके अलावा इसी तरह कुछ उपराष्ट्रपति से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार दो कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपको अगर ध्यान हो तो, कई बार एसएससी एचएसएससी दोनों एग्जामों में आ चुका है। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई कृष्णकांत। कौन थे बच्चों? कृष्णकांत। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। उसी प्रकार अगर बात करना चाहूँ मैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री से संबंधित भी कुछ प्रश्न बनते हैं। जिस तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 286 दिन।
इसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ तो हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के बाद हिंदुस्तान के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1966 में ताशकंद समझौते के बाद, और इनकी जगह कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। हिंदुस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जी के बाद जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे उन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी। ये 3 ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इसके अलावा अगर इसमें और क्वेश्चनों की बात करना चाहूं तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय दिया जाता है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस लीप वर्ष में आता है, यानी 29 फरवरी को आता है। इसके अलावा अगर इसी में और बात करना चाहूं तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। इसके अलावा इसी में एक क्वेश्चन आपका और बनता है, वित्त मंत्री भी रहे हैं मोरारजी देसाई। क्लियर है। अगर मोरारजी देसाई के बाद अगर इसमें प्रश्नों की बात करना चाहूं तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक बार भी लाल किले से भाषण न देने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? अटल बिहारी वाजपेयी का। क्लियर है बच्चों। तो इनके लिए यानी इन वीवीआईपी लोगों के लिए विमान हिंदुस्तान में मंगाया गया है, और ये इस विमान का दृश्य है। इसमें सिक्योरिटी कैबिन अलग से है, वीआईपी लोगों के लिए बैठने की जगह अलग से है, उनका एक कैबिन अलग से है, और इस तरह से यह एक ऐसा विमान है जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह का विमान अब हिंदुस्तान के इन वीवीआईपी पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए मंगवाया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने की बात चर्चा में। यह मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा, यानी शुक्र ग्रह का जो मिशन है वो कब तक लॉन्च हो जाएगा? इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि यह जो मिशन है कौन से देश की सहायता से लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा बच्चों कब? 2025 में। और कौन से देश की सहायता से? फ्रांस की सहायता से। यानी भारत और फ्रांस मिलकर शुक्र ग्रह के इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं शुक्र ग्रह के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूं तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह बच्चों ध्यान से सुनिए बात, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 225 दिन में। जबकि खुद की दूरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 243 दिन। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले 2 ही ग्रह, एक शुक्र है और दूसरा यूरेनस है। इसके अलावा अगर बात और करना चाहूं तो इसका एक भी उपग्रह नहीं है। इसका एक भी क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। किसका उपग्रह नहीं है? शुक्र का उपग्रह नहीं है। यानी कि यह मिशन भेजने का एक उद्देश्य है पृथ्वी और शुक्र के बीच कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं, इनका पता लगाने के लिए भारत और फ्रांस ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। और कब बनाई है? 2025 में। यह आपको मैं स्क्रीन पर इसका दृश्य भी दिखा देता हूं। ये हिंदुस्तान का और फ्रांस का जो शुक्र ग्रह का मिशन है उसका ही एक छाया चित्र है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय लिपि को विकसित किया है? यानी कि आराम से आपको सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूं, कौन सी आईआईटी की ये योजना है कि एक ऐसी लिपि विकसित की जाए जिसमें सारी भाषाओं का समावेश हो। और ऐसी योजना कौन सी आईआईटी की है? मद्रास आईआईटी की। यानी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को एक ही लिपि में व्यक्त किया जा सके, ऐसी
शुरुआत करने जा रहा है। कौन सा आईआईटी? आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास के उस व्यक्ति का क्या नाम है जिन्होंने इसका प्रयास किया है? श्रीनिवास चक्रवर्ती। यानी श्रीनिवास चक्रवर्ती और उनकी टीम के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो बच्चों, हमारी पंजाबी भाषा है उसकी अलग लिपि है, जैसे गुरुमुखी। हिंदी की, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की, फारसी की और अरबी की, इन सब की लिपि है फारसी। अब सभी भाषाओं की एक ही लिपि हो, इस तरह का प्रयास किया गया है किसके द्वारा? श्रीनिवास चक्रवर्ती जी के द्वारा। और उनका संबंध कौन सी आईआईटी से? आईआईटी मद्रास से है। और आप सबको पता है मद्रास का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य ने शुरू किया? यानी आपको पता है दिन प्रतिदिन देश में बलात्कार की, छेड़खानी की, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। और इस तरह की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कौन से राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी की पहल की है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ। राजस्थान ने की है, या उत्तर प्रदेश ने की है, या पंजाब ने की है, या हरियाणा ने की है? यह पहल की है बच्चों किसने? उत्तर प्रदेश ने। क्योंकि अगर आपको बताना चाहूं तो अपराध में इन चार में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम आता है, सबसे ऊपर नाम किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद किसका नाम आता है? राजस्थान का। उसके बाद हमारे प्रदेश यानी किसका नाम आता है? हरियाणा का। फिर उसके बाद कहीं जाके पंजाब का जिक्र आता है। तो यानी राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी चलाया है। कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। और आप सबको पता है यूपी के जो मुख्यमंत्री है कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं यूपी के राज्यपाल की, तो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो यहां ऑपरेशन दुराचारी में ऐसा क्या होगा? उन लोगों को दुनिया की नजरों के सामने लेके आया जाएगा जिन पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज है या छेड़खानी के मुकदमे दर्ज है। उन लोगों की सार्वजनिक जगह पर उन लोगों के चित्र लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज के लिए घातक है। यानी इस तरह के लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है। और वो लोग जिनकी मानसिकता इस तरह की है, उन सब लोगों को दुनिया के सामने लेके आया जाएगा। कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत? ऑपरेशन दुराचारी के अंतर्गत। और इस ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत कहां पे की गई? यूपी में की गई। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्यूवेशन मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? यानी किस मंत्रालय के किस मंत्री ने किया? तो या मंत्री की बात करना चाहूं तो कौन से मंत्री के द्वारा किया गया? थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। और आप सबको पता है थावरचंद गहलोत का संबंध कौन से मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से। यानी इस योजना को हम शॉर्ट फॉर्म में एक नाम और दे सकते हैं, वो नाम क्या है? ASIIM। और इसकी शुरुआत कब की गई बच्चों? इसकी शुरुआत की गई 30 सितंबर को। कब की गई इसकी शुरुआत? 30 सितंबर को। यह योजना लेके आने का उद्देश्य जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एससी कैटेगरी के छात्र और विकलांग छात्र पढ़ रहे हैं, उन लोगों में नवाचार और उद्यम की भावना को बढ़ाने के लिए वर्तमान में इस मिशन की शुरुआत की गई है, ताकि वो लोग नौकरी करने वाले न बनकर नौकरी देने वाले बने। इस मिशन की जो समय अवधि हो कितने वर्ष है? 4 वर्ष। और सरकार का उद्देश्य इस मिशन से कितने युवाओं को जोड़ना है? 10,000 युवाओं को जोड़ना है। इस मिशन का जो पैसा है वो पैसा जमा होगा वेंचर कैपिटल फंड में। कहां पर जमा होगा बच्चों? वेंचर कैपिटल फंड में इस मिशन का पैसा जमा होगा। इसी मिशन के द्वारा सरकार की कोशिश है भारत की एक स्कीम को और उठाने की। उस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को उठाना चाहती है हमारी
जो हिंदुस्तान की सरकार है, कौन से मिशन के अंतर्गत? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड एक्टिवेशन मिशन के अंतर्गत। और इस मिशन का एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा जो एससी कैटेगरी के छात्र है और जो विकलांग छात्र है उन्हें इस तरह कैटेगरी का बनाना कि वो लोगों को रोजगार देने वाले बने, ना कि लेने वाले। यानी सीधी सी बात, उन्हें उद्यमी बनाना, उद्योगपति उन्हें बनाने की कोशिश की गई है। क्लियर है? अब उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विश्वास योजना की शुरुआत कौन सा मंत्रालय करेगा? जो विश्वास योजना की शुरुआत की जाएगी वो भी कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जिसके वर्तमान में मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में जिसके मंत्री का नाम बताया थावरचंद गहलोत। रक्षा मंत्री मेरे ख्याल में बच्चों सबको पता है कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। उसके अलावा वित्त मंत्री की बात करना चाहूं तो वो भी आप लोगों को पता है, अमित शाह। सॉरी, वित्त मंत्री हमारे हैं निर्मला सीतारमण जी और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो विश्वास योजना, जिसका पूरा नाम है वंचित इकाई समूह, वंचित इकाई समूह एवं वर्गों की आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। इस योजना के अंतर्गत क्या किया है? जो एससी और ओबीसी के कैंडिडेट है, यानी एससी और ओबीसी, ये इन दोनों कैटेगरियों के लिए यह योजना लेकर आए हैं विश्वास। ये आने वाले समय में अब लागू होगी। यहाँ आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूँ, ये एसटी के लिए नहीं है, सिर्फ एससी और ओबीसी के लिए। जो समूह में काम करेंगे एससी या ओबीसी के लोग, उन समूह को कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा? 4 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। और कितने ब्याज दर पर? 5% वार्षिक ब्याज दर पर। आप सबको पता है बैंकिंग की भाषा में 1 रुपया इक्वल टू कितने परसेंट होता है बच्चों? 12% होता है। यानी 1 रुपया 12% के बराबर माना जाता है बैंक की भाषा में। अगर कोई समूह में ऋण नहीं लेगा, अगर व्यक्तिगत ऋण लेगा यानी इंडिविजुअल ऋण लेगा, तो उसे कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा? 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। और उसकी भी ब्याज दर कितनी होगी? 5% वार्षिक ही होगी। और यह विश्वास योजना की शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये गवर्नमेंट स्कीम मेड इजी एसएम। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगला क्वेश्चन। हाल ही में हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भारत के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर के रूप में किसका नाम आया है? आजकल डिजिटल का टाइम है, आप लोग कभी फोन पे, कभी गूगल पे या दूसरे और ऐप भी यूज करते हो। ये वो व्यक्ति है जिसे हिंदुस्तान में एक डिजिटल पेमेंट ऐप के लिए भी जाना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ। यानी वो व्यक्ति कौन है बच्चों? विजय शेखर। विजय शेखर, जिन्हें भारत में पेटीएम लाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में पेटीएम लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विजय शेखर को दिया जाता है। और विजय शेखर का संबंध किससे है? यूपी से है। विजय शेखर का संबंध किससे है? यूपी से। अगर इसी लिस्ट की मैं बात करना चाहूं, जो ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट है, इसमें सबसे अमीर भारतीय जो बने हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, जिनका नाम मेरे ख्याल में बच्चा बच्चा भली भांति जानता है, मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी लगातार 9 साल से, यानी लगातार 9वें साल इस लिस्ट में उन्होंने टॉप किया है। अगर मैं बात करना चाहूं उनकी निजी संपत्ति की, निजी संपत्ति जो रिलायंस ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ उनकी निजी संपत्ति बढ़ी है, कितनी है? 6,58,400 करोड़ रुपए। कितनी है उनकी निजी संपत्ति? 6,58,400 करोड़ रुपए। टॉप 5 में शामिल होने वाले, टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय है। और टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी जी। कौन है बच्चों एकमात्र भारतीय? मुकेश अंबानी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? किसने किया है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ।
किसने किया है बच्चों? किरण रिजिजू जी ने। क्योंकि युवा खेल मंत्री कौन है? भारत के किरण रिजिजू जी, जबकि उनसे पहले कौन होते थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये किसका नया लोगो है? SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में। SAI की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगर बात करना चाहूँ SAI के जो महानिदेशक, SAI के महानिदेशक कौन हैं? संदीप प्रधान। कौन है बच्चों? संदीप प्रधान इसके महानिदेशक है। अगर इसी में मैं और बात करना चाहूँ तो इस लोगो का उन्होंने जो लॉन्च किया है, कहाँ से किया है? दिल्ली से। और दिल्ली के कौन से स्टेडियम से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मेजर ध्यानचंद जी की जयंती कब मनाई जाती है? क्योंकि मैंने एक पीछे क्लास ली थी, उसमें आपको अगस्त के जो जितने भी दिन थे, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, वो कंप्लीट करवाए थे कि क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ। इसके अलावा अगर इसमें मैं और बात करना चाहूं, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है बच्चों? नरेंद्र बत्रा। क्लियर है? तो इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यानी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? लोगों की किरण रिजिजू जी के द्वारा इस लोगो की शुरुआत की गई है। यह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ उल अहमद अल सबहा किस देश के नए शासक बने हैं? यानी कि ये किस देश के नए शासक बने हैं बच्चों? जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आना चाहिए कि इस तरह का नाम किस तरह के देशों में है। तो ये कौन से देश के बच्चों? कुवैत के बने हैं। कुवैत, जिसकी अगर राजधानी की बात करना चाहूँ, जिसकी राजधानी का क्या नाम है? कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा की बात करना चाहूं तो मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार। सबसे महंगी मुद्राओं में एक गिनी जाती विश्व की कुवैती दिनार। लगभग एक कुवैती दिनार की अब कीमत चल रही होगी 267-68 रुपए के आसपास। और ये कुवैत भी किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था। और ये कुवैत ब्रिटिशों से कब आज़ाद हुआ बच्चों? 1961 में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान में रखनी है आपको, क्या है? देखिए, यह पहला खाड़ी देश है। पहला खाड़ी देश है जिसने किसका निर्माण किया? संविधान का। और संविधान के साथ साथ इसने किसका निर्माण किया? संसद का। अगर यूं पूछ ले कि विश्व में संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा, तो अमेरिका। और अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। अगर यूं पूछ ले विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कौन से देश का है, तो हमारा आंसर आएगा भारत। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे। अगर यूं पूछ ले कि कौन से देश का संविधान है लिखित है, तो हमारा आंसर आएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जिनके गुलाम रहे। कौन गुलाम रहा? कुवैत। हिंदुस्तान भी ब्रिटेनों का गुलाम रहा। और यह पहला खाड़ी देश जिसने संविधान बनाया वो कौन सा है? कुवैत। इसके अलावा कुवैत घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? इराक से, सऊदी अरब से। उसके अलावा कौन सी खाड़ी से घिरा हुआ है भाई? फारस की खाड़ी से। यानी फारस की खाड़ी, सऊदी अरब और इससे सबसे घिरा हुआ है। कौन सा देश घिरा हुआ है? कुवैत घिरा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वे गीतकार जिनका निधन हो गया, जिन्होंने यह गाया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सुबह सुबह स्कूल में प्रार्थना में यह बोला जाता है। शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जिसमें यह न बोला जाता हो। तो बताओ इस गीत के रचयिता कौन है और जिनका हाल ही में निधन हुआ है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चों। कौन है बच्चों? अभिलाष।
जिनका भी निधन हो गया है। और इन्हीं की रचना थी इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, कि हम बच्चों का भी भला कर सके, भगवान इतनी शक्ति हमें भी दे। तो इसके अलावा अगर बात करना चाहूँ वाजिद खान की, वाजिद खान जी क्या है, एक संगीतकार हैं। वाजिद साजिद की जोड़ी आपने सुना हो, क्लियर है। ये जोड़ी भी टूट गई है क्योंकि इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा योगेश गौर की बात करना चाहूँ तो ये भी प्रसिद्ध गीतकार हैं। अगर बात करना चाहूँ मैं आपके साथ शफीक अंसारी जी की, ये टेलीविज़न जगत के मशहूर अभिनेता है। एक नाटक आपने देखा होगा लॉकडाउन में, तो मेरे ख्याल में ज़रूर देखा होगा, क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल में कभी ये विलन के रोल में आते हैं, कभी विलन के पिता के रोल में आते हैं, क्लियर है। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ, शफीक अंसारी जी का। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। ये इनका छाया चित्र है अभिलाष जी का। तो बच्चों हमारी जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी, आज ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभ रात्रि।